है रिकॉर्डिंग पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो 3 क्वेश्चन आपको दिए थे उठे गिले वो एक तो डोमेन का, डोमेन के पहले भी y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का वैल्यू निकालना था। उसका आंसर 15 आता है। जो डोमेन वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 5 आता है। और जो थर्ड क्वेश्चन था फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का, उसका आंसर आता है 0 और 5/3, सॉरी 5/3, 0 और 5/3 सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 5, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0, 5/3। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कल 3 आपको दिए। ठीक है कुणाल सिंह? हाँ सर। चलिए लास्ट वाला बताना ना कैसे है। लास्ट वाले में ओवरऑल फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, चलो देख लो क्वेश्चन को। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका था, you have to solve 4 times of fractional part function x is equal to x plus greatest integer of x. 4 times of fractional part function or x plus greatest. You have to find the value of x which satisfy this equation. x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर। तो 4 times of fractional part x, ये x को आप लिख सकते हो greatest integer x plus fractional part of x, और ये वाला greatest integer x remains as such। तो ये x की जगह पर नंबर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट का सम लिख दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को यहीं रहने दें, फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो 3 times of fractional part of x is twice of greatest integer of x, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है ये 2/3 times of greatest integer x है। मेन रिलेशन हमारा ये वाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ऑल्सो वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज है, तो सिंस वी नो दैट कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से बड़ी बट 1 से छोटी होती है, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू डाल दीजिए which is 2/3 greatest integer of x less than 1। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 लेस देन और इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 3/2। और अब आप जानते हैं 0 से लेके 3/2 तक कितनी इंटीजर वैल्यूज हैं। तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये इंटीजर है तो आपको ये पूछा है कि 0 और 3/2 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी, क्योंकि ये 1.5 होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आएगा 0 और 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई 0 और 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया तो इससे अपन फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 0 डालेंगे, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 0, तो दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 0 हो जाएगा। और दूसरा, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आप 1 लेंगे, ये 1, तो यहाँ पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x का जो वैल्यू है ये 2/3 है। अब ये वाला जो रिलेशन है x, सिंस यू नो दैट कि कोई भी नंबर आपको सॉल्व करना था, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना था, तो आप ये जानते हो कि ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर।
फर्स्ट केस ये वाला, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, 0 0 डालेंगे, सो दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू आपको 0 आएगा व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोनों 0 एंड एक्स का वैल्यू 1 + 2/3 मतलब 5/3 आएगा जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 1 लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को 2/3। तो ये है आंसर, ये है एक्स की वैल्यू 0 और 5/3 जो इसको सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन जो कल की क्लास में आपको दिया था। तो हाँ बोलिए। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऊपर वाला, उसको अपन इससे स्प्लिट नहीं कर सकते क्या? एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। बात तो वही है, आपको एक्स को हटाना है, आपको यहाँ पर एक्स की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में रिलेशन निकालना है, क्योंकि आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज जानते हो, आप एक्स की रेंज नहीं जानते, एक्स तो निकालना ही अपन को, एक्स हर अननोन है, इसलिए मैंने एक्स निकाल के एक्स की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट बनाया और बाद में केवल फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज है, तो उससे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूंगा और एक बार फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए सो वी गेट अवर वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स के टर्म्स में नहीं बनाना, आप जो अननोन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कन्वर्ट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि आप इसको एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बचेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को यदि फ्रैक्शनल पार्ट में लिखते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, तो ये एक पार्ट तो बचेगा ही, इसलिए मैंने वहां से एक्स निकाल दिया और फ्रैक्शनल पार्ट में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन बना दिया। समझ गया अभी? हाँ सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कल आप सभी इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस पढ़े हैं और इवन और ऑड फंक्शन में कल अपन ने दो प्रॉपर्टीज लिखी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये समझी थी कि एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस इन विच वन इज इवन एंड वन इज ऑड। किसी भी फंक्शन को आप इवन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें आपने एक बात और इनडायरेक्टली सीख ली, किसी फंक्शन में एफ एक्स में यदि एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इवन बनेगा और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा ऑड बनेगा। और इसी कारण से कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या दोनों नहीं हो, इवन भी नहीं हो ऑड भी नहीं हो, ऐसे फंक्शंस को भी आप एक इवन और एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। आज 2-3 प्रॉपर्टीज और इसकी बची हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो पेज नंबर 2 पर प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ इवन ऑड फंक्शन। सो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है। डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड एंड डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज इवन। यदि आप इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑड फंक्शन बनेगा और ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इवन होगा। साइन का डेरिवेटिव आप जानते हो कॉस होता है, साइन ऑड फंक्शन है और कॉस जो है उसका इवन फंक्शन होता है। ऐसे ही
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस इवन फंक्शन है और साइन जो है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इवन फंक्शन का, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है और 2x ऑड फंक्शन, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, 3x स्क्वायर इवन है। तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव आप अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। वैसे बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक डिफरेंशिएशंस आपको आते हैं, उनके बेसिस पे आप ये प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। मूविंग ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको बता दिया, फिर भी लिख लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन is always an even function, but fx बराबर 0 is also a constant function। ये भी कांस्टेंट ही है। ये मतलब कांस्टेंट फंक्शन का बहुत पर्टिकुलर केस ले लिया जब हमने c की जगह पर 0 डाल दिया। और आपको कल ये बताया था कि ये fx बराबर 0 जो है वो इवन और ऑड एट द सेम टाइम होता है, बट fx बराबर 0 इज इवन as well as odd function। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, क्योंकि f ऑफ x का, यदि आपने f ऑफ x बराबर c लिया है तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर भी c होगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी आपने देखा है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, और पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। और कोई भी ग्राफ यदि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। कांस्टेंट फंक्शन आता है तो हमेशा इवन कंसीडर करेंगे, लेकिन कांस्टेंट का ये जो पर्टिकुलर केस fx बराबर 0 है, ये इवन और ऑड एट द सेम टाइम होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है, इस लास्ट प्रॉपर्टी में हम दो फंक्शंस ले रहे हैं fx और gx, और ये देख रहे हैं कि यदि fx और gx हम इवन या फिर ऑड लें तो इनके एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कब ये फंक्शंस इवन होते हैं, कब ऑड होते हैं। मतलब मैं कोई दो फंक्शन ले रहा हूँ और इनकी सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ कि जब मैं दो फंक्शंस को ऐड करूंगा तो यदि दोनों फंक्शन इवन है तो उनका एडिशन इवन होगा कि ऑड होगा। कुछ इस बातों पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी में हियर वी टेक टू फंक्शंस fx एंड gx। यहाँ पर मैंने फंक्शंस लिखे हैं fx और gx। यहाँ पर दोनों फंक्शंस का हम सम ले रहे हैं fx प्लस gx। यहाँ पर दोनों फंक्शंस का हमने डिफरेंस लिया है fx माइनस gx। यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है और यहाँ पर डिवीजन लिया। ये डिवीजन लिखेंगे जब भी, तब हमेशा एक बात मेंशन करेंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। So we have only four possibilities, एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि दो इवन, मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि यदि मैं fx को भी इवन ले लूं और gx को भी इवन ले लूं तो इवन इवन का जो सम है वो इवन आएगा, इवन इवन का जो सब्ट्रैक्शन है वो इवन आएगा,
इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी इवन होता है और इवन फंक्शन का डिवीजन भी इवन फंक्शन। सम ऑफ मतलब प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, सम ऑफ टू ऑड फंक्शन इज सॉरी ऑड टू बोले सम ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, difference of two even function is even function, product of two even function is even function, and quotient या फिर division of two even function is also an even function। हर जगह even 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 होता है। अब मैं यदि सेकंड केस में इसको even ले लेता हूँ और इसको odd फंक्शन ले लेता हूँ, तो even फंक्शन में odd फंक्शन को आप ऐड करेंगे तो ये ना तो even बनेगा और ना odd बनेगा। ये लिखा है नाइदर इवन नॉर ऑड। सिमिलरली इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड। इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन है और इवन और ऑड फंक्शन का कोशिएंट भी ऑड। एंड सेम थर्ड में है कि यदि मैं इसको ऑड और इसको इवन ले लेता हूँ तो ऑड और इवन फंक्शन का जो सम है ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। ऑड और इवन फंक्शन का डिफरेंस ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। ऑड और इवन फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होता है और ऑड और इवन फंक्शन का कोशिएंट भी ऑड होता है। लास्ट पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ दी फंक्शंस आर ऑड फंक्शन, जब दो ऑड फंक्शन आ जाएंगे तो ऑड ऑड फंक्शन का जो सम है वो ऑड होता है, ऑड ऑड फंक्शन का डिफरेंस भी ऑड होता है, ऑड ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इवन होता है और ऑड ऑड फंक्शन का कोशिएंट। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सारी हमने लिखी हैं कि हमको दो फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशिएंट पूछ सकते हैं और दो फंक्शंस में ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों फंक्शन इवन हो या दोनों फंक्शन ऑड हो या कोई एक फंक्शन इवन कोई एक फंक्शन ऑड हो। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं, आप कोई भी इवन और ऑड फंक्शन लेके इनको वेरीफाई कर सकते हो। और ये जो बातें हैं प्रोडक्ट की, ये तो आप इजीली याद रख सकते हो, जैसा प्रोडक्ट के लिए है वैसा ही डिवीजन के लिए है। और प्रोडक्ट के लिए तो आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको ये सिखाया गया है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं यहाँ पर प्लस साइन को इवन और माइनस साइन को ऑड कंसीडर कर रहा हूँ, ये याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बातें आप अपने लेवल पे तैयार कर लें तो आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो बहुत छोटे में आपने ये सीखा है कि प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस होता है, मतलब इवन इवन का प्रोडक्ट इवन होगा। प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होता है, मतलब इवन ऑड का प्रोडक्ट ऑड होता है। माइनस प्लस का प्रोडक्ट माइनस होता है, मतलब ऑड इवन का प्रोडक्ट ऑड होता है। और माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, मतलब ऑड ऑड का प्रोडक्ट इवन होता है। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जो प्रोडक्ट के लिए है सेम डिवीजन के लिए है, केवल इन दो जगहों पर जब आप एक इवन फंक्शन में एक ऑड फंक्शन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ना तो इवन बचता है ना ऑड बचता है। इसका एक एग्जांपल कल आपको बताया था, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में साइन एक्स फंक्शन ऑड है और कॉस एक्स फंक्शन इवन है। तो मैं ऑड फंक्शन में इवन फंक्शन को जब ऐड कर रहा हूँ तो जो साइन प्लस कॉस बचा, अब ये ना तो इवन बचता ना ऑड बचता है, इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में है, कोई भी दो फंक्शन लेके आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स इवन फंक्शन के हैं और ऑड फंक्शंस के हैं, उनसे आप प्रॉपर्टीज को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, मैं एक दो क्वेश्चन इस पर ले रहा हूँ फिर अपन आगे चलेंगे। So moving on to third page. तो मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, यू हैव टू चेक whether the following function is even or odd.
देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2022 raised to the power x plus 1 upon 2022 power x minus. Second question है f of x equals to log x plus root over x square plus 1. Third, f of x equals to 1 plus e power x square divided by e power x. And fourth, करिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा फंक्शन इवन है और कौन से फंक्शंस ऑड। चेक वेदर दी फॉलोइंग फंक्शंस इवन और ऑड। तो अपन ऐसा करते, इसका पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बाकी 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे दूंगा, तो आप केवल फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। मतलब बाकी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाकी अपन होमवर्क में डाल दे रहे हैं 3 क्वेश्चन। केवल अपन यहाँ पर फर्स्ट का सोल्यूशन डिस्कस करें। अब एक बात इसमें यह है कि आप या तो सही होगे या फिर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं है, 2 ही बातें हैं। आप इवन बोलोगे और नहीं हुआ इवन तो आप गलत हो जाओगे, और यदि आपने ऑड बोला तो आप सही हो जाओगे। ठीक है, तो केवल एक ही आपके पास चांस है, एक बार में आपको सही सही आंसर करना है। ठीक है, तो कुणाल और प्रतीक ये दोनों बच्चे गलत हो गए, इन 2 बच्चों ने आंसर किया, और भुवन पाटिल ये सही है, भुवन पाटिल। और अक्षत राम टेके ये भी गलत हो गए, और प्रणव इंगले तो बिल्कुल अलग ही जा रहे हैं। प्रणव इंगले बोले थर्ड ऑप्शन सही है। प्रणव ऑप्शन नहीं बताना है,
तो जब फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है, और फोर्थ रॉन्ग है, मतलब सेकंड और फोर्थ रॉन्ग हो गया। पूर्वा फर्स्ट चेक करें, गलत है। आयुष फर्स्ट करेक्ट है। चलिए, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है, आप उनको ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन जो है सेकंड जो मैंने लिखा है, ये जेई में आ चुका है। AIEEE में बहुत समय पहले पूछा था, और स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम, आपका स्कूल एग्जाम होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानसी करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। सो हियर वी डिस्कस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पेज नंबर 4 पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करें। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इवन फंक्शन आता है। आंसर इसका इवन है, और जो सॉल्यूशन का तरीका है इसका, भाई इवन और ऑड बनाने के लिए एक ही स्टेप है कि आप f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स पूरा fx आ रहा है कि माइनस ऑफ fx आ रहा है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूँ, तो हमारा f ऑफ माइनस एक्स जो होगा, मतलब x की जगह माइनस एक्स लिखना, जहां जहां x आएगा वहां वहां माइनस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको आप लिख सकते हो 1/2022 पावर x प्लस 1, और ये 1/2022 minus 1. Next step, when we take the LCM, this gives you 1 plus 2022 power x divided by 1 minus 2022 power x. Next step, डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो जब आप डिनोमिनेटर में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस 2022 पावर x डिवाइडेड बाय, माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। और अब आप इसको लिख सकते हैं x, इसको पहले लिख लीजिए, इसको भी पहले लिख लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली दिखने लगा होगा। अब ये आपको जो दिया था ये फंक्शन ही दिया, तो इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हम f ऑफ माइनस एक्स लेके चले और हमको f ऑफ x मिल गया, और इसलिए फंक्शन एन इवन फंक्शन होगा। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हमेशा x की जगह माइनस एक्स डालेंगे और ये चेक करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करके कि ये प्लस एफ एक्स बनता है कि माइनस एफ एक्स बनता है। प्लस एफ एक्स बन गया चूंकि यहाँ पर, तो ये इवन फंक्शन हो गया। सो करेक्ट आंसर है दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक, नोट कर लीजिए, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। सर जब मतलब f ऑफ माइनस से माइनस भी आ रहा है तो अपन माइनस को f के बाहर नहीं निकाल सकते ना? नहीं, मतलब f ऑफ माइनस a प्लस b रहेगा वो। नहीं, फंक्शन की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कई फंक्शन जो हैं, जैसे यदि बाहर इवन फंक्शन लगा है और अंदर माइनस एक्स बन गया, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स बन गया, तो आप उसको माइनस साइन एक्स लिख सकते हो, क्योंकि उस साइन फंक्शन की क्वालिटी आप जानते हो
कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। लेकिन log x में यदि आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यदि log ऑफ माइनस एक्स बना तब आप उसको माइनस ऑफ log x नहीं लिख सकते। तो हर फंक्शन में माइनस बाहर नहीं आता है। माइनस डिपेंड करता है कि बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो फंक्शन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि इवन फंक्शन रहा, जैसे माइनस एक्स पे स्क्वायर रहा तो फिर अपन माइनस बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा। और यदि ऑड फंक्शन रहा जैसे एक्स क्यूब रहा तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब में माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, हर फंक्शन में माइनस बाहर नहीं निकल सकता है। वो एफ पे डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन है कौन सा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन में माइनस बाहर नहीं आएगा। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें तो आप सबके लिए जानते हैं कि साइन ऑफ या फिर कॉस ऑफ, तो उनमें माइनस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ऋषभ, क्लियर? सर अगर जैसे ए और बी अननोन रहे तब? ए और बी अननोन रहे तब एफ भी अननोन रहेगा, और एफ जब तक अननोन है तब तक आप माइनस बाहर नहीं डाल सकते। नहीं सर, मतलब जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में जो था, जैसे वहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल थे ना, तो अगर वहाँ पे अपन माइनस एक्स और माइनस वाई डाले नहीं, तो वहाँ एफ पे ऑफ माइनस एक्स को आप माइनस ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते वहां पर। हाँ वही पूछ रहा था कि माइनस एक्स माइनस वाई आ रहा है तो उसको वो नहीं लिख जब सकते तक ना? एफ अननोन है, एफ को डिफाइन नहीं किया तब तक आप बाहर नहीं डाल सकते उसको। ओके सर। चलिए, तो बाकी 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, होमवर्क में है, और ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप आपको समझा होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नंबर 5 वेयर वी डिस्कस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन भी लिखते हैं कहीं कहीं हेडिंग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी लिखते हैं, जैसा आपको हेडिंग डालना। तो कंपोजिशन का मतलब आप जानते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट, जो आपने 2 सिंपल स्टेटमेंट से आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम 2 फंक्शन का या 3 फंक्शंस का या 4 फंक्शन का कंपोजिशन करते हैं, मतलब कंबाइंड करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे बहुत सारे सिंपल फंक्शन है, आप पढ़ते हो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स आपने पढ़ा, आपने कॉस एक्स पढ़ा। अब यदि मैं साइन एक्स स्क्वायर बोलूं तो ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन है, साइन एक्स स्क्वायर, या फिर लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। इसमें लॉग भी आ गया, इसमें साइन भी आ गया, और इसमें एक्स स्क्वायर भी आ गया। जैसे अभी आपने एक फंक्शन देखा था सेकेंड एग्जाम्पल में, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वहां पे रूट फंक्शन भी आया, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन भी आया, और सबसे बाहर हमने उस पर log अप्लाई कर दिया। तो ऐसे जो फंक्शन बने हुए हैं, जो भी अभी आपने 3-4 एग्जाम्पल लिखे थे, वो सब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ तो पहले से आ रहे थे, लेकिन अब अपन उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी कंपोजिशन है 2 फंक्शंस का। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने बहुत पहले से पढ़ते आया है। आप जब डोमेन निकालते थे तो डोमेन में तो सारे कंपोजिशन फंक्शन ही आपको दिए होते थे, आपने उनका डोमेन निकालना सीख लिया है। मतलब कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी पहले से करके आ रहे हैं। आज वो समय है जब हम कंपोजिट फंक्शन कैसे बनते हैं ये सीख रहे हैं। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हेडिंग है। दो फंक्शन का, 3 फंक्शन का, 4 फंक्शन का, और हर टाइप का आप एग्जाम्पल, जैसे मैंने 3 का एग्जाम्पल अभी आपको दे दिया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इसमें 3 फंक्शन है, एक्स का स्क्वायर भी हुआ है, फिर साइन लगा है उस पर, फिर लॉग लगा है।
तो यह है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन हमने किए हैं ऑलरेडी, आज अपन सीख रहे हैं कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाए। तो हियर वी डिफाइन कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने दो फंक्शन ले लिए, एफ और जी। सो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एफ कोई फंक्शन है जो ए से बी पर इस तरीके से डिफाइंड है, डिफाइंड सच दैट y बराबर एफ एक्स फॉर ऑल x belongs to domain of the function f, and g is another function which is defined from set b to set c such that g of y is equal to z for all y belongs to domain of function z। जो आपने लिखा वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर तीन सेट्स लिए हैं। ए है, दिस इज अवर सेट बी एंड दिस इज अवर सेट सी। ए बी सी बी यानी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। और इन सेट्स में मैंने सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है। दिस इज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इस फंक्शन को हमने नाम दिया है एफ। एफ इज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और किस तरीके से डिफाइंड है कि मैं यदि सेट ए के किसी एलिमेंट एक्स पर एफ अप्लाई करूंगा तो जो एफ एक्स है वो वाई के बराबर मिलेगा। और फिर मैंने बी से सी पर एक और फंक्शन डिफाइन किया, इस फंक्शन को मैंने जी नाम दिया। और जी सेट बी के एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। सेट बी का एलिमेंट है वाई, तो वाई पर यदि हम बी को वाई पे यदि हम जी को अप्लाई कर रहे हैं तो हमको आउटपुट मिल रहा है जेड। तो यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, y इज एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड z इज एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो जितनी बातें मैंने लिखी हैं उसको डायग्राम में बना दिया कि f a से b पर डिफाइंड है, g b से c पर डिफाइंड है, और f किस तरीके से डिफाइंड है, y बराबर एफ एक्स, और g किस तरीके से डिफाइंड है, z बराबर z बाई। यदि ऐसे दो फंक्शन हमने लिए हैं, यहाँ पर मैं इन दो फंक्शन का कंपोजिशन देख रहा हूं, तब then there exist यूनिक फंक्शन। यूनिक मतलब एक और केवल एक फंक्शन ऐसा मिलेगा GOF defined from A to C such that, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बनेगा, such that यहाँ लिख देता हूं कि GOF of X बराबर Z। तब आपको एक और केवल एक फंक्शन ऐसा जरूर मिलेगा जिसका डायरेक्शन सेट ए से सेट सी पे डिफाइंड होगा। और इस फंक्शन को हम GOF बोलेंगे, और यदि ये GOF हम x पर अप्लाई करें तो हमको डायरेक्टली ये z दे देगा। मतलब बात यह है कि अभी तक मेरे को A से C तक पहुंचने के लिए B को पार करना हो रहा था कि मैं पहले A से B पर जाऊंगा और फिर मैं B से C पर पहुंचूंगा। लेकिन यदि हमको डायरेक्ट फ्रॉम A टू C जाना है तो फिर मैं इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन, ये जो GOF बन गया इसको गॉफ बोलते हैं, एंड दिस गॉफ इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g। तो ये जो GOF है यदि हम डायरेक्टली इस A पर अप्लाई करें तो हमको सीधा C मिल जाएगा, और इसी GOF को हम फंक्शन f का और फंक्शन g का कंपोजिशन बोलेंगे। यह है कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे जैसे आप इस डेफिनेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपोजिट फंक्शन आपको धीरे धीरे और क्लियर होता जाएगा। तो एक बात जो आपने यहाँ समझनी है
कि एफ और जी के कंपोजिशन को हम फॉग या फिर गॉफ लिख सकते हैं। अभी मैं आपको गॉफ समझा रहा हूँ, फिर अभी फॉग भी समझाऊंगा। एक बात आप यहाँ पर और देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एफ का जब हम जी के साथ कंपोजिशन कर रहे हैं और गॉफ बना रहे हैं जीओ एफ, तो पहले यदि एफ लिखा है, बाद में यदि जी लिखा है, तो जब आप इन दोनों का कंपोजिशन लिखेंगे तो कंपोजिशन लिखा जाएगा ऐसे। कंपोजिशन लिखते वक्त बाद वाला फंक्शन पहले और पहले वाला फंक्शन बाद में लिखा जाता है। मतलब जब आप कंपोजिशन को किसी फंक्शन पर क्योंकि कंपोजिशन मतलब फंक्शन, और फंक्शन किसी एलिमेंट पर अप्लाई होगा, तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे किसी पॉइंट पर, तो अप्लाई करने के लिए मतलब क्या होता है, ऐसा लिखेंगे। तो एक्चुअली ये लिखा तो ऐसा जाता है जीओ एफ ऑफ एक्स, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन जो है वो इसकी इस साइड से होती है। मतलब एक्स पे सबसे पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, एफ होगा, और फिर जो आउटपुट आएगा उस पे अपन जी अप्लाई करेंगे। तो ये लिखने को तो ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि अपन को यही सिखाया गया है कि भैया लेफ्ट टू राइट लिखो आप, लेकिन जब फंक्शन अप्लाई किया जाएगा तो जो एक्स पे सबसे पहले फंक्शन आएगा वो अप्लाई होगा। तो इसलिए जब आप यहाँ पर एफ का जी के साथ कंपोजिशन करेंगे तो गॉफ बनेगा, फॉग नहीं बनता, ये याद रखें। फॉग बनाने के लिए पहले जी और फिर बाद में एफ होना चाहिए, अपन उस पर भी आएंगे। तो अभी तक मैंने केवल आपको ये बोला कि यदि एफ कोई फंक्शन है ए से बी पर डिफाइन, जी कोई फंक्शन है बी से सी पर डिफाइन, तब देयर एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन, एक और केवल एक ही फंक्शन ऐसा मिलेगा जो कि ए से सी पर डिफाइंड होगा, और जो कि आपको यहाँ पर x पर मैं पहले f अप्लाई कर रहा था, y मिल रहा था, फिर मैं y पर g अप्लाई कर रहा था तो z पर पहुंच रहा था। अब ये गॉफ आपको सीधा ये देगा कि आप सीधा उसको x पे अप्लाई मारो और सीधा वो आउटपुट आपको z पे पहुंचा देगा। सो बिकॉज दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, मैंने दोनों को मर्ज करके एक नया फंक्शन बना दिया। वो नया फंक्शन मैं x पे अप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट मेरे को आउटपुट z देगा। मतलब यहाँ पर ये जो जी ओ एफ ऑफ एक्स ये जो लिखा है आपने, ये मैं वहां पर कॉपी कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो जेड है, यहाँ पर y का मतलब क्या है, y की जगह पर अपन एफ एक्स लिख सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन जेड बराबर जी ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, y की जगह पर मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो ओवरऑल डायग्राम से जो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आती है वो ये है, कैलकुलेशन के लिए यूज होती है ये। सो बाय अबव डायग्राम आप ये देख रहे हो कि जेड के बराबर ये है और जेड के बराबर ये भी है। इन दोनों बातों से कंक्लूजन पर आप ये पहुंचते हो कि जी ओ एफ ऑफ एक्स जो है, इट इज बराबर जी ऑफ एफ एक्स, जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था कि जब आपने दो फंक्शन का कंपोजिशन बना के किसी एलिमेंट पर अप्लाई किया, तो एक्चुअली ये जो गॉफ का मतलब होता है वो ये होता है कि एक्स पे पहले एफ अप्लाई रहा होगा, फिर जो आया होगा उस पर हम जी अप्लाई करेंगे। ये गॉफ का मीनिंग होता है। मतलब जब भी दो फंक्शन के कंपोजिशन को किसी एलिमेंट पर अप्लाई आपको करना होता है, तो सबसे पहले एक्स पे एफ अप्लाई होगा और उसके बाद जी अप्लाई होगा। मतलब आपने ये डायरेक्शन में फंक्शन को अप्लाई करना है, फंक्शन अंदर से बाहर जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये है गॉफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या ये गॉफ हर जगह डिफाइंड होता है, हर फंक्शंस के लिए डिफाइंड होगा? तो ऐसा नहीं है। ये बहुत नोटेबल चीज है जो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो ये है कि GOF is exist only when GOF is exist only when ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बारी कोई फंक्शन
मतलब आप किन्हीं भी दो फंक्शन का कंपोजिशन नहीं कर सकते। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये जो एफ है, इस एफ की जो रेंज है, वो एफ की रेंज फंक्शन जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर बात करूं वो ये है कि यदि जैसे ये फॉग बना हुआ है, तो ये डिफाइंड केवल और केवल तब होगा जब एफ का रेंज मतलब क्या, ये वाला सेट रेंज यहाँ पर मिलती है। और आप ये जानते हो कि रेंज हमेशा कोडोमेन नहीं होती है। यदि मैंने एफ को ए से बी पे डिफाइन किया है, तो बी को आप कोडोमेन बोलेंगे, बी को रेंज नहीं बोलेंगे। रेंज क्या होता है कि एक्स के एलिमेंट डाल डाल के फंक्शंस के थ्रू जो हमको आउटपुट मिलेगा वो रेंज बनाएगा। तो आपने ये पढ़ा है कि रेंज हमेशा बी का जो है, रेंज हमेशा बी का सबसेट होती है। तो एफ की जो रेंज आएंगी, वो एफ की रेंज जी के डोमेन के अंदर होना चाहिए, तभी तो जी डिफाइंड हो पाएगा, तभी तो फॉग बन पाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि मैं मान लो, इसको मैं बाद में लिखता हूं, मैंने फंक्शन एफ का रेंज बनाया और फंक्शन की एफ की रेंज में मान लो मेरे को इतने सारे एलिमेंट मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये। अब जी का डोमेन आप देख रहे हो, तो जी का जो डोमेन है, मान लो जी केवल इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन, मतलब जी जो इमेज बना रहा है इतने ही एलिमेंट्सों की बना रहा है, तब आपका जो गॉफ जो है वो डिफाइंड होगा ही नहीं। गॉफ डिफाइन होने के लिए जो मैंने बोला वो क्या, कि जो फंक्शन एफ की रेंज आई है वो पूरा का पूरा अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? जी के डोमेन के अंदर होना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैं यदि हटा देता हूं, तो अब आप देख रहे हो कि जो एफ की रेंज आई वो जो डोमेन ऑफ जी बन गई, डोमेन ऑफ जी के अंदर बन गया, और इसलिए गॉफ ऑफ हमारा डिफाइन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये दो एलिमेंटों की जी की कोई इमेज ही नहीं मिल रही, तो उस पर गॉफ फंक्शन दोनों का कंपोजिशन लगा ही नहीं पाओगे आप। तो कंपोजिशन लगने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है कि जो फंक्शन एफ की रेंज है वो पूरी की पूरी डोमेन जी के अंदर आ जाना चाहिए। या तो डोमेन ऑफ जी बन जाए पूरा का पूरा, या डोमेन ऑफ जी नहीं बन रहा तो डोमेन ऑफ जी के अंदर आए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हर जगह हर फंक्शंस के लिए गॉफ और फॉग डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन होने के लिए ये जरूर अपन चेक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर डेफिनेशन। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है, आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। बेसिक आइडिया ये है, मैं क्वेश्चन भी इसमें करके आपको दिखा रहा हूँ कि फॉग और गॉफ के क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से लेंदी जाते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर गॉफ फंक्शन डिफाइन कब होता है और एक बार बताना। गॉफ डिफाइन कब होगा, आप ऐसे याद रखो, कभी भी कोई भी फंक्शन का कंपोजिशन डिफाइन होने के लिए बाद वाले का रेंज, बाद वाले का रेंज मतलब एफ का रेंज पहले वाले के डोमेन के अंदर होना चाहिए। मतलब एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ऐसे याद रखोगे, अप्लाई भी ऐसे करोगे और याद भी ऐसे ही रखोगे। बाद वाले की रेंज पहले वाले के डोमेन के अंदर होना चाहिए, मतलब डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, so this is page number 5. Moving on to page number 6. अब सिमिलरली जब गॉफ आप डिफाइन करेंगे तो सिमिलरली गॉफ तो भी किया, गॉफ सिमिलरली एफ ओ जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो इट इज बराबर एफ ऑफ जी एक्स। मेन आइडिया बस ये है कि एफ ओ जी एक्स, फॉग एक्स क्या होता है, तो फॉग एक्स एक्चुअली एफ और जी का कंपोजिशन है, जिसमें हम एक्स पर पहले जी अप्लाई करेंगे, बाद में एफ अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स के बराबर। एंड एफ ओ जी
is defined only when, क्या बाद वाले की रेंज, मतलब रेंज ऑफ G इज सबसेट ऑफ पहले वाले का डोमेन ऑफ, ऐसे याद रखना हमेशा, यहां भी वही लिखा, यहां भी वही लिखा। नाइन्टी 99.99% केसेस में, मतलब मैक्सिमम टाइम्स, आप ये देखोगे कि जब दो फंक्शन का आप कंपोजिशन कर रहे हो तो फॉग और गॉफ कभी बराबर नहीं आते। FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, और यहां पर एक मैं वर्ड लिख रहा हूं जनरली। जनरली का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम टाइम्स फॉग और गॉफ बराबर नहीं आते हैं। कुछ एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, यहां पर भी हैं। 1-2% केस, मतलब 0.01% फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनके लिए फॉग और गॉफ बिल्कुल बराबर आ जाता है। मतलब मैं दो फंक्शन आपको दूं और उन दो फंक्शन में मैं, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, मैं f का g का कंपोजिशन करके फॉग बनाऊं और कंपोजिशन करके गॉफ बनाऊं, तो आप देखोगे फॉग से जो रिजल्ट मिलेगा और गॉफ से जो रिजल्ट मिलेगा सेम आता है। ये केवल 0.01% केसेस होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फॉग और गॉफ की वैल्यू बिल्कुल बराबर नहीं आती, ये अलग अलग आती है। सो इसलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया जनरली, FOG इज नॉट इक्वल टू GF, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। एक क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन आपको बता के, कैलकुलेशन कैसे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, और फिर अपन कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ जो स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फॉग और गॉफ। से एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉग और गॉफ बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये कि our question is, if f फंक्शन हमने सेट ऑफ रियल नंबर के सेट ऑफ रियल नंबर पर इस तरीके से डिफाइन किया, डिफाइंड बाय f of x equals to x square and g is also defined from R to R, defined by g of x equals to 2x plus 1, x square or 2x, then क्वेश्चन अब ये है, then find और साथ में ये भी हम शो कर देंगे कि FOG GOF के बराबर नहीं आता, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। अब आप देखें, तो ऐसे करना है, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन आएंगे तो आप केवल बस इतना लिखिएगा कि जब अपन FOG कैलकुलेट करने जाएंगे तो बाय द डेफिनेशन f of gx लिखते हैं इसको, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब अपन को gx फंक्शन क्या दिया है वो ऐसे यूज कर लो, gx कितना दिया हमको 2x, ठीक है। अब आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए, f की डेफिनेशन क्या है। f का डेफिनेशन ये है कि f जिस भी एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर कर देता है, ये f का क्वालिटी है। x पे अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, f ऑफ y y स्क्वायर, f ऑफ t t स्क्वायर, f ऑफ z z स्क्वायर, तो f ऑफ 2x plus 1 2x plus 1 का स्क्वायर, ये f की क्वालिटी है। तो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड नाउ वी कैलकुलेट, तो फिर से बताना, गॉफ GOF जब अपन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देख लो फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ इसी में, जब आप गॉफ कैलकुलेट करेंगे तो गॉफ कैलकुलेट कैसे होगा, गॉफ की डेफिनेशन क्या होती है, पहले x पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, f,
बाद में जी अप्लाई होगा, मतलब इसको आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये गॉफ का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो एफ एक्स को उठा के ऐसा लिख दीजिए, तो एफ एक्स की जगह पर मैं कितना लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को एक्स स्क्वायर पे जी फंक्शन अप्लाई करना है। अब जी फंक्शन की क्वालिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, जी फंक्शन किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करते हो तो ये उसका क्या कर देता है, ये उसका डबल करके 1 ऐड कर देता है। जैसे जी को एक्स पे अप्लाई करेंगे तो 2x + 1, जी को y पे अप्लाई करेंगे तो 2y + 1, जी को t पे अप्लाई करेंगे तो 2t + 1, जी को z पर अप्लाई करेंगे तो 2z + 1, जी को कुणाल पर अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, कुणाल का डबल करेगा और उसमें 1 ऐड कर देगा, ट्वाइस ऑफ कुणाल + 1। ये जी की खासियत है। तो जी यदि एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, पहले वो एक्स स्क्वायर का डबल करेगा और फिर उसमें 1 ऐड कर देगा। ये आपका 2x² + 1 क्या आ गया, ये गॉफ एक्स आ गया, जी एफ एक्स। और अब आप देख रहे हैं हमारे पास फॉग आ गया, हमारे पास गॉफ आ गया, और फॉग और गॉफ को यदि आप मिला लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट FOG इज नॉट इक्वल टू GF। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड FOG ऑफ x इज नॉट इक्वल टू GOF ऑफ x। ये डिफरेंस, FOG इज नॉट इक्वल टू GF। तो एक्चुअली बस आपको फंक्शन क्या दिया है वो समझना है, पढ़ते आना चाहिए भाई। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ की क्वालिटी क्या है कि एफ स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन है मतलब जिस भी एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर कर देगा। वाई पे करेंगे तो वाई स्क्वायर, जेड पे करेंगे तो जेड स्क्वायर, टी पे करेंगे तो टी स्क्वायर, मेरे पे करोगे तो मेरे का स्क्वायर। ये डेफिनेशन है। और जी का डेफिनेशन क्या है, ये डबल करके 1 ऐड करता है, ये जी की खासियत है। तो बस आपको खासियत समझनी है और अप्लाई कर देनी है, FOG और GF कैलकुलेट हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं आ रहे। सब्जेक्टिव एग्जाम में इतना लिख के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए सर हाँ सर वो जो जी ऑफ एक्स स्क्वायर है ना वो वाला नहीं, क्या, सर वो जी ऑफ एक्स वाला है ना सर, वो वाला नहीं। जी ऑफ एक्स ये वाला, नो सर, राइट हैंड साइड। ये अच्छा हाँ ये देखो, ये डेफिनेशन है जी की। क्या नाम है तुम्हारा, कौन पूछा ये सवाल, सर आयुष। देखो आयुष, जी का डेफिनेशन क्या है, जी जिस भी एलिमेंट पर अप्लाई करोगे, एक्स पे अप्लाई करेंगे तो जी का डेफिनेशन क्या है, उस एलिमेंट का ये डबल करता है और 1 ऐड कर देता है। ये जी की खासियत है। यदि मैं इसकी जगह पर टी लिखूंगा तो 2t + 1 कर देगा। यदि मैं इसकी जगह पर जेड लिखूंगा तो ये पहले क्या करेगा, जेड का डबल करेगा और फिर उसमें 1 ऐड कर देगा, तो 2z + 1। अब मैं यदि जी फंक्शन को आयुष पे अप्लाई करूँ, यहाँ पर आयुष लिख देता हूँ, तो ये क्या करेंगे, पहले आयुष का डबल करेंगे, ट्वाइस ऑफ आयुष + 1 कर, ये जी की खासियत है। तो जब मैं जी को एक्स स्क्वायर पे, सपोज ये एक्स स्क्वायर मतलब आयुष लिखा, अब मैं जी को आयुष पे अप्लाई करूंगा तो जी की डेफिनेशन क्या है, पहले इसका डबल करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे। समझ गया आयुष अभी, हाँ सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो 3 फंक्शन जो आपको दिए थे इवन और ऑड वाले, आप उनको चेक करिएगा, उनमें कोई डाउट होगा उसको अपन कल डिस्कशन में लाएंगे। साथ ही फॉग और गॉफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम हम कल करेंगे, और कल ही हम इसको खत्म करके एक और टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे, विच इज आवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस चैप्टर, ये चैप्टर है अगला ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इनवर्स पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो उससे भी बड़ा वाला है। उससे भी बड़ा वाला है मतलब क्या, वहां पर अपन इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन निकालना सीखेंगे। तो अगला हेडिंग अपना होगा इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। वहां पर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे। और जब आप किसी भी, मतलब कोई भी फंक्शन, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, एक्स स्क्वायर हो, रूट एक्स हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो अपन सीखेंगे।
और फिर अपना एक चैप्टर है उसमें ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो वो चैप्टर से ज्यादा बड़ी बात अपन कल करने वाले हैं, ठीक है। सो इसको देख लीजिए, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय एवरीवन। बाय सर। सर बोलो। सर संडे को जो सब्जेक्टिव टेस्ट है मैथ्स की, उसमें क्या सिलेबस है? संडे को सब्जेक्टिव है क्या? तो यही है ना, रिलेशन फंक्शन जो अभी पढ़ के आए, जब से पढ़ा। कंप्लीट हो जाएगा क्या? क्या बोले बेटा? कंप्लीट हो जाएगा संडे तक? संडे में बचा ही कितना है, कल का दिन भर बचा है, और अभी इसमें एक टॉपिक और है, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको पढ़ा दिया है वो सब आएगा, आज तक भी और कल तक भी। कल तक जो पढ़ा दूंगा सब आएगा टेस्ट में, ठीक है। हाँ सर। ओके, इतना धीरे, हाँ मतलब कोई तैयारी नहीं है क्या? जोरदार तैयारी करो, बोर्ड एग्जाम है, फाड़ देना है पेपर बोर्ड का। भाई बोर्ड का पेपर जो है 100 में 100 नहीं मिला, तो समझ लीजिए आप लोगों को मैं कत्लेआम मचा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल 100 में 100 आना चाहिए। बोर्ड का पेपर कोई बहुत भारी पेपर नहीं होता है, जो बता रहे हैं वही चाहता है, बस आप उसको प्रैक्टिस करिए कि लिखने का बार बार कैसे लिखा जाता है। सही सही प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड की हिम्मत नहीं कि आपके कोई मार्क्स काट डाले, ठीक है। तो लिखने का तरीका जरूर आपको आना चाहिए, इसलिए टेस्ट आपके ले रहे हैं, पूरे साल भर टेस्ट लेंगे ताकि आपकी हिम्मत बढ़े, कैसे लिखना है ये पता चले, चेक करके आपकी गलतियां आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है मानसी। तो ओके, बाय। बाय सर।